थर्ड पे आते हैं। ग, राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग क्यों नहीं जाते थे? तो मैंने बताया था कि वो जो अच्छे लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो जेंटलमैन और जो स्कॉलर्स थे, स्कॉलर यानी कि विद्वान जो पढ़े लिखे होते हैं, नॉलेज होती है जिनको, वो क्यों नहीं जाते थे? क्योंकि उनका सत्कार नहीं होता था। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? राज्यसभा में सज्जन और विद्वान लोग नहीं जाते थे। यहाँ पे इसको काट देंगे, नहीं जाते थे क्योंकि क्योंकि उनका वहाँ वहाँ सत्कार, सत्कार मतलब कि रिस्पेक्ट देना, सत्कार नहीं होता था, नहीं होता था। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, हम घ पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे। इसमें कहता है कि सन्यासी ने सीधे सीधे शब्दों में भीख क्यों नहीं मांग ली? तो सीधे सीधे शब्दों में क्यों नहीं मांगी? क्योंकि क्या है कि जो जो राजा था वो अगर उसको सन्यासी सीधा सीधा ये बोलते कि मुझे पैसे दे दो, तो वो नहीं देता, वो कंजूस था। तो इसलिए उसने क्या किया, उन्होंने इस तरह से उसको मांगा था। तो इसमें होगा सन्यासी ने सीधे सीधे में भिक्षा नहीं मांगी। यहाँ पे ये करके ये काट देंगे, नहीं मांगी, ई की मात्रा लग जाएगी, मांगी क्योंकि क्योंकि राजा कंजूस था, वह इतनी इतनी बड़ी रकम, रकम मतलब अमाउंट, इतनी बड़ी रकम नहीं देता। ठीक है बेटा। तो बेटा आज हम कुछ नया कर रहे हैं, इसमें आपका थोड़ा सा काम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, थोड़ा सा लेंथी हो गई है क्वेश्चन, लेकिन आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह से शुरू करना है। ठीक है बेटा, इसका पूरा आंसर हो जाएगा घ का, फोर्थ का। ठीक है। उसके बाद है, राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इसका सीधा सिंपल, इसमें कुछ नहीं लिखना है, इसमें सीधा सिंपल लिखवा देता हूँ, या लिख लीजिए, राजा को सन्यासी का गिड़गिड़ाना पड़ा। यहाँ पे इसको काट के आंसर की बात कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में नहीं काटना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि बुक में क्वेश्चन को नहीं काटना है ऐसे पूरा, जो यहाँ पे लिखोगे उसको बता रहा हूँ मैं कि आंसर में क्या लिखोगे आप। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे राजा को सन्यासी के आगे गिड़गिड़ाना, यहाँ पे ये काट देंगे आंसर में, और यहाँ पे गिड़गिड़ाना कर देंगे, गिड़गिड़ाना, गिड़गिड़ाना पड़ा। ठीक है, क्योंकि क्योंकि राजकोष राजकोष दोबारा लिख देता हूँ बेटा, राजकोष, यहाँ पे राजकोष खाली। आगे बेटा इसको पोज कर लेंगे, पोज करके और फिर लिखेंगे। इसको लिखने के बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, आगे खाली कंटिन्यू करेंगे, खाली हो जाता। ठीक है, इतना ही लिखेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आते हैं, देखो ये क्या है, इनमें हमें क्यों क्या करना है, ये जो सेंटेंस दिए गए, जो वाक्य दिए गए हैं, इनको हमें अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखना है बेटा। ठीक है, तो मैं भी ये पढ़ूंगा, ये पढ़ के उसका आंसर लिखूंगा, आपको सीधा लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है, जैसा मैं लिखूंगा वो नीचे लिखना है, कोई चेंज नहीं करना है, ना ही कुछ जो पहले हमने ये वाले क्वेश्चन किए हैं, ये किए हैं जो जैसे इनमें बताया वैसा कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। मैं बता देता हूँ, पहला है, दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। दान के वक्त मुट्ठी बंद होने का मतलब ये है कि उनके हाथ से पैसे नहीं दिए जाते थे, वो पैसे नहीं देते थे। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे, दान के समय, वक्त का मतलब मैंने बताया था समय यानी कि टाइम, दान के समय उनके हाथ से पैसे नहीं निकलते थे। ठीक है बेटा, पहले का आंसर हो गया, इसको लिख लेना पूरा। दूसरा है हमारा, हिसाब देखकर मंत्री का चेहरा फीका पड़ गया। तो यहाँ पे है कि वो घबरा गया था, तो मंत्री घबरा गया।
तो इसमें सीधा सिंपल ये है कि घबरा गया, उसको शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर होगा बेटा हिसाब देखकर, हिसाब देखकर मंत्री घबरा गया। सिंपल है, घबरा गया, बस इतना ही लिखना है इसमें। घबरा गया, उसको शौक लगा कि इतने पैसे कहाँ कैसे चले गए। सन्यासी की बात सुनकर सभी की जान में जान आई। इसमें मतलब ये है कि जान में जान आना का मतलब होता है कि थोड़ा सा सिक्योर फील करना, अच्छा फील करना। तो यहाँ पे आएगा कि सन्यासी की बात सुनकर सभी। अब इसमें इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये वाला तो सेम टू सेम लिखेंगे, सन्यासी की बात सुनकर सभी। सभी के बाद ये काट देंगे, इसके बाद यहाँ पे नहीं काटेंगे, इसमें नहीं काटेंगे, यहाँ नीचे लिखना है उसमें ये वाला, ये जो इतना इतना है ये सेम टू सेम यहाँ कॉपी करेंगे और उसके बाद लिखेंगे सभी ने, सभी ने राहत की सांस ली। ठीक है बेटा, राहत की सांस ली, ये हो जाएगा इसका। उसके बाद है लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं जैसे धन का सागर हो। यानी कि राजकोष में इतने पैसे हैं कि क्या हो सकता है, ऐसे लगता है कि जैसे धन का सागर हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, इसका आंसर लिखवा रहा हूँ अभी, राजकोष में इतने पैसे हैं जैसे धन का सागर। सागर का मतलब मैंने बताया था समुंदर, सी। ठीक है, ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना का मतलब होता है कि जो साथ में रहता है, जो कलीग है या क्लासमेट है या फ्रेंड है या कोई भी है, अनजान है, हमें हमारा साथ बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम में है, कोई मुसीबत में है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो अब क्या होता है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कुछ इलाकों में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती, नदी नाले तालाब सब सूख जाते हैं। तो यानी कि बिल्कुल बारिश नहीं होती है तो अकाल पड़ जाता है, वही जो इस पाठ में हमने पढ़ा है, अकाल पड़ गया था। तो बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाता है, फसलों के लिए पानी नहीं मिलता। फसल यानी कि जो हम खेत में बोते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, उनको पानी नहीं मिलता तो वो भी मर जाती हैं। खेत सूख जाते हैं, खेत में जब पानी ही नहीं रहेगा तो खेत सूख जाएंगे। पशु पक्षी जानवर लोग भूखे मरने लगते हैं। तो यानी कि जितने भी लोग होते हैं, पशु पक्षी यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स, और जो हमारे ह्यूमंस बीइंग हैं वो सब, और साथ साथ पेड़ भी मरने लगते हैं। अगर उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मरने लग जाएंगे वो। तो ऐसा होता है, सब मरने लगते हैं। ऐसे समय में वहाँ रहने वाले लोगों को मदद करने की ज़रूरत होती है। तो हमें जैसे कि अब कोई मर रहा है, किसी के पास खाने के लिए नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको दूसरे हमें उनकी मदद करनी पड़ेगी। जैसे कि हम जाएंगे, हम उनके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे पास थोड़ा, चाहे हमारे पास थोड़ा है लेकिन हमको उनको देना चाहिए। हमें उनको देकर आना है कि आप खाइए, ताकि आप मरे ना। क्योंकि बाद में जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो फिर बाद में तो उनके पास आ ही जाएगा। वैसा नहीं है कि हमको उनको पूरी लाइफ दे के आना है ना। तो थोड़ा थोड़ा सा हम उनको उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो तुम भी लोगों की मदद ज़रूर कर सकते हो। सोचकर बताओ तुम अकाल में परेशान लोगों की मदद कैसे करोगे। तो अगर मान लो कहीं पे अकाल पड़ जाता है तो हम क्या हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम यही है कि हम क्या करेंगे, हम पैसा इकट्ठा करेंगे और जो खाने का सामान है वो इकट्ठा करेंगे। और फिर जो है कि जो जो अकाल से पीड़ित हैं, जो यानी कि पीड़ित मतलब कि सफरिंग है, जो सफ़र कर रहे हैं, सफ़र वाला, जर्नी वाला सफ़र नहीं, मतलब परेशान हैं उस चीज़ से, विक्टिम है उस चीज़ के, तो उनको उनके बीच जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। तो अब यही बात हम इसमें इसका जो आंसर होगा यहाँ पे लिखेंगे, जो आप उसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ, वो होगा धन और, धन मतलब पैसा, और भोजन, भोजन यानी कि खाना, फूड, भोजन सामग्री एकत्रित करके। सामग्री मतलब खाने का सामान, जो भी सामग्री होती है। एकत्रित, एकत्रित मतलब इकट्ठा, इकट्ठा करके, एकत्रित करके मैं, यानी कि अगर मुझे ऐसा लगे
कि कहीं पर अकाल पड़ा हुआ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, धन और भोजन सामग्री एकत्रित करूँगा, करके मैं अकाल पीड़ित, अब बेटा पॉज कर लेंगे इसको वीडियो को और लिख लेंगे इसको, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित की वजह करो, पीड़ितों के बीच, पीड़ित का मतलब होता है एक सिंगल आदमी, लेकिन पीड़ित अगर यहाँ पे पीड़ितों लिख दिया तो वो एक से ज़्यादा है, के बीच जाऊँगा, जाऊँगा और क्या करूँगा, और उनकी मदद करूँगा, और उनकी मदद करूँगा। ठीक है बेटा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये चंद्र बिंदु है यहाँ पे। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे हाँ बात करते हैं कि जिम्मेदारी अपनी अपनी। अब जिम्मेदारी का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, सब अपना अपना काम करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि पहले बात है मंत्री और दूसरा है भंडारी। तो देखो बेटा, मैंने बताया था कि मंत्री होता है मिनिस्टर और भंडारी होता है ट्रेजरर, यानी कि जो पैसे का लेन देन करता है, और मंत्री होता है यानी कि जो राजा की जो हेल्प करता है, मेन बड़े बड़े जो काम होते हैं राजा उसी से हेल्प मांगता है, उसी से सजेशन लेता है, सलाह मांगता है कि मुझे बताइए ये काम कैसे करना चाहिए। तो वही बात वही हम इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मंत्री के बारे में करेंगे। तो मंत्री की क्या होती है कि मंत्री के ऊपर ना पूरा का पूरा पूरा का पूरा जो राज्य होता है उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, उसको उसकी पूरे की देखभाल करनी होती है। दूसरा, वो राजा के सबसे करीब होता है, सबसे क्लोज होता है, और हर तरह से हर मामले में वो राजा की सलाह करता है। तो इसी का वो हम अब लिखने वाले हैं। चलिए पहले मंत्री के बारे में लिखते हैं। तो मंत्री के बारे में लिखेंगे, तो पहले मंत्री की जिम्मेदारी बताएंगे क्या होती है। मंत्री की जिम्मेदारी, जिम्मेदारी पूरे राज्य की देखभाल की होती है। ठीक है, आगे वह राजा के, इसको पोज कर लेंगे बेटा, यहाँ पे ये एक ही मात्रा है, राजा के सबसे सबसे करीब होता है, सबसे क्लोज होता है, करीब होता है, और दूसरा मैंने क्या बताया था, हर तरह के मामले में, मामले यानी कि हर तरह का मैटर है, कोई भी मैटर है वो उसमें राजा की हेल्प करता है, में राजा को क्या करता है, सलाह देता है कि भाई आप, राजा को कहता है कि आप इस तरह से करेंगे तो अच्छा होगा, और इस तरह से नहीं, इस तरह से करेंगे तो गलत होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा इसका आंसर। ओके, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे भंडारी का। हम भंडारी की बात करेंगे तो ये लिख लीजिए आप। तो भंडारी के बारे में मैंने बताया ट्रेजरर होता है, पैसे का लेन देन करता है। तो सबसे पहले उसका काम क्या होता है कि वो राजकोष को सुरक्षित रखता है। राजकोष मतलब कि ट्रेजरी को वो सुरक्षित रखता है। और यहाँ पे भंडारी जरूर लिखेंगे इसके आगे, भंडारी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैं भूल गया। भंडारी, भंडारी राजकोष को सुरक्षित रखता है। सुरक्षित मतलब सिक्योर रखता है उसको, क्योंकि उसी की जिम्मेदारी है। अगर कुछ भी हो जाता है, पैसे अगर कम ज़्यादा हो जाते हैं तो उसी को देना पड़ेगा, और अगर वो कुछ गलत काम करता है तो फिर उसको राजा दंड भी देगा, है ना। फिर दूसरा, वो क्या काम करता है, पूरे राज्य में जितना भी खर्च होता है उसका हिसाब किताब रखता है। पूरे राज्य के खर्च का हिसाब रखता है, हिसाब हिसाब आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, इसको पॉज कर लीजिएगा। हिसाब रखता है, ठीक है। और उसको ये भी पता होता है कि किन किन जगहों पर कितने पैसे लगे हैं। हिसाब रखता है, और किन किन
मदों। मदों का बेटा इंग्लिश में बोले तो हेड होता है कि किस काम के लिए, लेकिन हिंदी में उसको बोलेंगे मदों। मदों में कितना खर्च हुआ, कितना खर्च हुआ है या किया है। ठीक है। उसके बाद और क्या करता है वो, समय समय पर किसको देता है रिपोर्ट। रिपोर्ट किसको करता है, राजा को ही करेगा, क्योंकि राजा तो मेन है। तो समय समय पर, समय समय आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, समय समय पर राजा को हिसाब दिखाता है। रिपोर्ट दिखाना या ऐसे हिसाब दिखाना एक ही बात है बेटा, सॉरी, दिखाता, दिखाता है। ठीक है बेटा, ये हो गया। उसके बाद आगे हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा था कर्ण जैसा दानी। कर्ण का मतलब बताया था कि मैंने कवच और कुंडल उसने अपने उन्होंने अपने दे दिए थे। तो यहाँ पे कर्ण कौन थे। कर्ण पहली बात है कि पांडवों के जो सबसे बड़े भाई थे वो थे, तो कुंती के पुत्र थे। तो कुंती के पुत्र थे। ठीक है, पहले का आंसर ये होगा। कर्ण जैसे दानी का मतलब क्या है। कर्ण जैसे दानी का मतलब है, अब इसका आंसर लिखवा रहा हूँ बेटा, उन्होंने अपने कवच कुंडल कुंडल दान दे दिए थे। दान दे, आगे ऊपर लिख रहा हूँ, दिए थे। आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, आगे दिए थे जो उनके लिए, उनके लिए क्या थे, सब कुछ थे। क्योंकि उनसे उनकी अगर वो उनके पास से चले जाते हैं तो उनकी मौत हो जाएगी, कोई भी उनको मार सकता आसानी से, है ना। बिना उनके वो क्या नहीं कर सकते थे, वो जीत नहीं सकते थे, किसी से भी जीत नहीं सकते थे। ठीक है बेटा, ये हो गया दूसरा। आगे है दान क्या होता है। दान क्या होता है कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना, मदद करने के लिए जो सहायता दी जाती है उसको दान कहते हैं बेटा। ठीक है, गरीबों और दुखियों, दुखी कह सकते हैं, दुखियों को दी जाने वाली सहायता, वाली सहायता दान कहलाती है। ठीक है बेटा, दो है। उसके बाद है कि राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों के लिए करता था। तुम्हें घर में से राजा राजकोष के धन का उपयोग किन किन कामों में करता था। देखो, सबसे पहले ही जब हमने लेसन शुरू किया था तो उसमें सबसे पहले उसने बताया था, इसमें बताया था कि राजा क्या करता था कि मनोरंजन के लिए और लग्जरी कपड़ों के लिए और महल की सजावट के लिए सबसे ज़्यादा पैसा, यानी कि पैसा यूज करता था, उपयोग करता था। पैसा यानी कि धन की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब इसमें तो इसका आंसर लिख रहे हैं बेटा पहले का। पहले हम इसका आंसर लिखेंगे बेटा, और उसके बाद यहाँ पर यहाँ का आंसर, पहले दो क्वेश्चन है बेटा, ये पहला ये उस दूसरा ये, उसके बाद एक ये है और उसका दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन ये है। तो पहले पहले की बात करते हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं सबसे पहले। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे ये वाला सेम टू सेम रहेगा। राजा राजकोष के धन का उपयोग, यहाँ पे इसको काट देंगे, लकदक कपड़ों कपड़ों व महल की सजावट के लिए करता था।
ठीक है बेटा। अब ये तो हो गया पहले का आंसर, ठीक है, इसको लिख लेंगे आप पॉज करके वीडियो। उसके बाद इसकी बात आती है कि तुम्हारे घर में जो पैसा आता है वह कहाँ कहाँ खर्च होता है, पता करके लिखो। तो ये जो पैसा हमारे घर में जो पैसा आता है, यानी कि हमारे पापा जो कमाते हैं या मम्मी अगर जॉब करती हैं तो वो भी कमाती हैं, तो वो कैस कहाँ जाता है, तो उसको उसके बारे में हमें लिखना है। तो हम इसमें लिखेंगे इसका आंसर लिखेंगे घर का सामान, घर का सामान आता है। और किसमें, कपड़ों में जाता है, कपड़ों। और स्कूल की फीस में, फीस। और किसमें, वह भाड़े में, भाड़े में। भाड़ा मतलब कि ये ट्रांसपोर्ट का भाड़ा है ना, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा यानी कि परिवहन का हम लिख सकते हैं। परिवहन ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं, जो हम आते जाते हैं कहीं पे भाड़े में जाता है। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं कि हमारा जो पैसा है वो यहाँ पे जाता है, ठीक है। आगे है, अकाल के समय में लोग राजा से कौन कौन से काम करवाना चाहते थे। तो और तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो इसमें यह है कि अकाल के समय में लोग क्या क्या चाहते थे। देखो सबसे पहली बात है, मैंने बताया था कि पानी नहीं था वहाँ पे, तो वो पानी बनवाना, पानी की यानी कि कुएं खुदवाना चाहते थे, और पैसे लेना चाहते थे, और अनाज लेना चाहते थे, ठीक है। तो हम इसमें एक ही बात लिखेंगे कि अकाल के समय लोग राजा से, ये काट देंगे, ये काट के इसके बाद आगे शुरू करेंगे, राजा से 10,000 रुपये लेकर, या यही लिख दो, 10,000 रुपये ही लेना चाहते थे वो, ज़्यादा कुछ नहीं चाहते थे। 10,000 रुपये, 10,000, ये सॉरी 10,000 रुपये, रुपये लेना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राजा से 10,000 रुपये ही मांगे थे, बाकी काम तो वो अपने आप ही कर लेते जो भी उनको करना होता, ठीक है। तो इसका आंसर आप यही लिखेंगे। उसके बाद है यहाँ पे तुम अपने स्कूल या इलाके में क्या क्या काम करवाना चाहते हो। तो आपको अपने अकॉर्डिंग आप क्या करवाना चाहते हो। तो हम जैसे पक्की सड़क बनवाना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पक्की सड़क, पक्की सड़क बनवाना चाहते हैं। और क्या क्या बनवाना चाहते हैं हम यहाँ पे, और नलकूप लगाना चाहते हैं, पीने का पानी जहाँ से हम ले सकें। और क्या चाहते हैं हम, सड़क के किनारे क्या कर सकते हैं, सड़क के किनारे पेड़ लगवा सकते हैं, सड़क के किनारे पेड़ लगाना चाहते हैं, के किनारे पेड़ लगाना, पेड़ लगाना, लगाना चाहते हैं, ठीक है। या चाहता हूँ, अगर एक की बात करता है तो सिंगल के बारे में है, तो यानी कि अगर आप अपने लिए आंसर दे रहे हैं तो आप यहाँ पे चाहता लिख सकते हैं, और अगर हम सब मिल के करना चाहते हैं तो वहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है, राजा किसी को दान देना पसंद नहीं करता था, तुम्हारे विचार में राजा सही था या गलत, अपने उत्तर का कारण भी बताओ। तो बेटा ये है कि राजा जो है वो बिल्कुल गलत था, तो हमारी नज़र में बिल्कुल गलत था। तो आगे हम इसका आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे राजा बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत था, क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे ये काट देंगे बेटा, क्योंकि अपनी प्रजा, प्रजा यानी कि पब्लिक, अपनी प्रजा की मुसीबत के समय, मुसीबत के समय, समय मदद करना, मदद। आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, इसको पॉज कर लेंगे और लिख लेंगे कि भाई अगर कोई भी राजा है, कोई भी अगर देश है, अगर उसका प्रधानमंत्री या उसका राष्ट्रपति अगर वो देश के प्रजा की, पब्लिक की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा, है ना। क्योंकि उसी के हाथ में सबने पावर दी है। पावर किसने दी है, पावर पहले क्या होता था, पहले राजतंत्र चलता था कि जैसे एक परिवार है वो राजा, राजा वाला सिस्टम था। अब गणतंत्र चलता है, ठीक है। गणतंत्र और राजतंत्र में क्या फ़र्क होता है वो मैं भी बताता हूँ आपको, इसके बाद ये लिख लेते हैं एक बार, ठीक है। हाँ, राजा बिल्कुल गलत था, क्योंकि अपनी प्रजा की मुसीबत के समय मदद करना राजा का कर्तव्य है, यानी कि ड्यूटी है,
ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे ये हो जाता है पहले का, इसका क्या का आंसर हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ गणतंत्र और राजतंत्र में क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखो एक तो होता है राजतंत्र, राजतंत्र, राज से मतलब राजा, तंत्र मतलब सिस्टम, यानी कि वो तंत्र जो राजा चलाता है, राजा राजा ही उसका सब काम करता है, उसको बोलते हैं राजतंत्र। और दूसरा होता है गणतंत्र, गणतंत्र। अब गण का मतलब होता है पब्लिक यानी कि लोग, और तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, तो यानी कि ऐसा सिस्टम जिसको लोग चलाते हैं। अब लोग कैसे चलाते हैं, अब देखो पहले क्या होता था, पहले राजा होते थे, वो क्या करते थे उन, अब जैसे जो राजा हो गया उसके परिवार में जो पैदा होगा वही राजा बनेगा, अगली बार हर बार वही राजा बनेगा, है ना। इस तरह से एक प्रोसेस चलता था, एक ही परिवार हमेशा सदियों तक ऐसे, जैसे कि एक ही वंश सदियों तक शासन करता था, रूल करता था एक देश के ऊपर। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी हो गया गणतंत्र। गणतंत्र मतलब जिसको बोलते हैं रिपब्लिक। हमारा मनाते हैं ना हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, तो वो 26 जनवरी को मनाते हैं। तो वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा जो देश है वो गणतंत्र है। गणतंत्र मतलब कि हम लोग जो हैं वो चलाते हैं शासन, हम करते हैं शासन। कैसे, अब हम कैसे करते हैं, अब हम खुद जैसे कि मैं हूँ या आप हैं, आप तो जाके नहीं कह सकते कि इसको अरेस्ट कर लो, या मुझे बताओ कि पैसे कहाँ पे कितने यूज हुए हैं, मैं करूँगा सारा काम, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हम लीडर्स चुनते हैं, अपने नेता चुनते हैं। और जो हम एमएलए एमपी जो होते हैं नेता चुनते हैं, फिर वो आगे जाके हमारे क्या बनते हैं, मुख्य जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री, फिर आगे कैबिनेट मंत्री होते हैं जो, और उसके बाद फिर जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो इस तरह से क्या है कि हमारे द्वारा चुने हुए लीडर्स, हमारे द्वारा चुने हुए लोग ही इस देश को चलाते हैं, इसलिए ये क्या है, इसको बोलते हैं गणतंत्र। ठीक है बेटा, गणतंत्र यानी कि रिपब्लिक। तो इंडिया का जो ऑफिशियल नेम है, हमारे देश का जो नाम है वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्यों, क्योंकि हमारा देश जो है गणतंत्र दिवस जब मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद से क्या है कि हमारा देश क्या हो गया था, गणतंत्र हो गया था। तो पहला रिपब्लिक डे कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1950, यानी कि 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, उसके बाद है राजा दान देने के अलावा और किन किन तरीकों से सहायता कर सकता था। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कुएं खुदवा सकता था, है ना। राजा राजा अनाज, पहली बात तो अनाज दे सकता था, अनाज दे सकता था अपने राज भंडार से, कुएं खुदवा कर, दूसरा क्या करके, और वो पक्की सड़कें बनवा कर, जो जो कि मैंने पहले बताया था, पक्की सड़कें बनवा कर, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, दिखेगा नहीं आपको, गलत तो नहीं था लेकिन अक्सर थोड़े छोटे हो गए थे। बनाकर नहीं आएगा, बनवा कर आएगा, बनवा कर, ये ऐसे है, बनवा कर, ठीक है, बनवा कर मदद कर सकता था, मदद कर, आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा इसको, ठीक है, मदद कर सकता था। ठीक है बेटा, ये हो गया इसका आंसर, कंप्लीट होता है यहाँ पे। उसके बाद है हमारा, अब देखो यहाँ पे क्या है कि हमारे जैसे कुछ हिंदी में ऐसे वर्ड हैं जो हम, क्या होता है कि एक वर्ड के ही दो मीनिंग निकल जाते हैं, जैसे कि लिखने में भी सेम ही दिखेगा लेकिन उसके मीनिंग दो निकल आएंगे। ठीक है, वो मीनिंग जो है वो मैं आपको भी बता देता हूँ, कौन कौन से वर्ड जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, और हमें उनको क्या करना है, एक नया एक सेंटेंस, एक वाक्य बनाना है। जैसे इंग्लिश में सेंटेंस होता है ना, सेंटेंस में जैसे सेंटेंस मेकिंग, तो वैसे ही इसमें भी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला हमारा जो दिया है इसमें कि पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे थे। पूर्वी का मतलब होता है बेटा ईस्टर्न, इंग्लिश में कहें तो ईस्टर्न जो बॉर्डर है, सीमा यानी कि बॉर्डर के लोग जो है भूखे प्यासे मर रहे थे, स्टारवेशन हो गई थी। तो स्टारवेशन यानी कि भूख प्यास से मरना। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे, अब इसने एक एग्जाम्पल भी दिया है
कि पूर्व का मतलब एक दिशा होता है और पूर्व का मतलब पहले भी होता है, ठीक है। तो देखो मैं इस दोनों को इंग्लिश में बता देता हूँ यहाँ पे। पूर्व का मतलब एक तो एक दिशा का मतलब होता है डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट, ईस्ट को भी बोलते हैं पूर्व, और पहले, पहले यानी कि बिफोर, उसको भी पूर्व बोलते हैं। तो दोनों का मीनिंग अलग, देखो दोनों लिखने में सेम है लेकिन उनके मीनिंग दो अलग अलग निकल के आते हैं यहाँ पे, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है। वो अब पहला एक जो शब्द है वो है इनका जल। जल का मतलब होता है पानी, एक तो मतलब होता है पानी, और एक दूसरा होता है जल का मतलब बर्न, बर्न हो जाना। जैसे कि हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो क्या हो जाता है, खाना जल जाता है, अगर ज़्यादा गर्म कर देते हैं तो उसको उतारते नहीं हैं आँच से तो वो जल जाता है। तो ऐसे ही हम इसके जो दोनों के दोनों जो वर्ड हैं वो सॉरी वाक्य हैं वो हम इसमें लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लिखेंगे इसमें मुझे, पहली लाइन में लिखना बेटा यहाँ पे, मुझे पीने के लिए स्वच्छ, स्वच्छ मतलब होता है बिल्कुल साफ, फ्रेश, स्वच्छ जल दे दो, यानी कि मुझे पीने के लिए साफ पानी दे दो, ये वो कह रहा है, ठीक है। पहला तो एक तो हो गया ये आपका। दूसरा ये हो गया, दूसरा लिखेंगे आप इसमें लिख देंगे तुम्हारी, तुम्हारी सब्जी, तुम्हारी सब्जी जल गई है, यानी कि वो खराब हो गई है, ठीक है। दूसरा ये हो गया इसका, दो हो गए। उसके बाद आती है इस पे। अब बेटा एक तो क्या होता है कि मन, एक तो मन का मतलब होता है कि यानी कि आपको अच्छा लग रहा है, आपका आपकी चॉइस है, आपका मतलब दिल कर रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे मुझे जैसे आम खाना है। दूसरा एक तो मन हो गया ये, एक दूसरा हो गया कि एक होता है वेट, वेट की बात करते हैं, वजन के बारे में। जैसे 1 क्विंटल होता है वैसे ही एक मन होता है, तो एक मन में कितना होता है, 40 kg, 40 kg जो होता है, 40 किलोग्राम वजन होता है एक मन में, ठीक है। तो अब जैसे अगर हमको कहे कोई कि भाई ये जो है ये 5 क्विंटल जो है अनाज है, तो फिर उसको क्या करेंगे, फिर उसको मन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मन में कन्वर्ट, मन में बताएंगे कितना है, तो मन में 40 kg का एक होगा, तो हम क्या करेंगे फिर 500 को कितने से डिवाइड कर देंगे, 40 से। तो 40 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 और सॉरी 2, नो नो 1 2.5, यानी कि 12.5 मन हो जाएगा, वो 12.5 मन हो जाएगा आपका, यानी कि 500 kg में। यानी कि या तो 5 क्विंटल बोल दो या 12.5 यानी कि 12.5 मन बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब याद रखेंगे बस ओनली कि 40 किलोग्राम जो वेट होता है उसको बोलते हैं मन, ओके। तो अब यहाँ पे पहली लाइन में लिखेंगे, तो पहली लाइन में लिखेंगे आप मेरा आम खाने का मन कर रहा है, ठीक है बेटा। पहला तो ये हो गया, ओके। इसको पॉज करेंगे और लिख लेंगे। उसके बाद दूसरा, तोल कर बताओ, तोल कर बताओ तोल कर बताओ कितने मन बाजरा है, कितने मन बाजरा है, ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद अगला है हमारा मगर। अब एक तो मगर का मतलब होता है कि यानी कि किसी चीज़ को, कोई काम हमने किया, बट की तरह भी यूज हो सकता है। जैसे बट होता है ना कि आई एम स्लीपिंग, या आई एम सिटिंग बट रीडिंग, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बैठा हूँ लेकिन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे ही हिंदी में होता है मगर। तो अब इसमें मगर का मतलब क्या है कि अब जैसे मैं कहूँ कि कि वह स्कूल तो आया
मगर वापस चला गया। मगर मतलब बट वो वापस चला गया। दूसरा है अगर पानी में रहकर मगर से बैर लेना। अब एक तो इसका मतलब हो गया बट, और दूसरा इसका मतलब होता है बेटा मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। सुना है नाम आपने, क्रोकोडाइल जो पानी में रहता है, नदी में रहता है, मगरमच्छ। ठीक है, तो दोनों का पहले का लिखिए आप अभी पहले। तो वह स्कूल आया मगर वापस चला गया। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने मगर का यूज़ किया है। सर्कल नहीं करना है आपको, सर्कल नहीं करोगे आप, मैंने बस बताने के लिए सर्कल किया है इसको। ठीक है, कि वो स्कूल तो आया था लेकिन वो वापस चला गया। आगे है पानी में रहकर, ये इस दूसरी लाइन के बारे में है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लेना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि बेटा कि अगर आप पानी में रह रहे हो, मान लो कि आपको पानी में रहना है और आप मगरमच्छ से ही दुश्मनी कर लो, तो मगरमच्छ क्या करेगा, मगरमच्छ तो खा जाएगा, है ना, क्योंकि वो पावरफुल है, वो तो राजा है, पानी का राजा है वो तो, नदी का। ठीक है, तो इसलिए उससे क्या है कि पानी में रहकर मगर से बैर नहीं लिया जाता। ठीक है, अब बेटा ये लास्ट है यहाँ पे। तो इसमें ये बताना है आपको कि हमने नीचे दिए गई नीचे 4 दिशाएं लिखी हैं, यानी कि 4 डायरेक्शन लिखी हैं। तो उसमें ये बताना है कि तुम्हारे घर, तुम्हारे स्कूल के आसपास इन दिशाओं में क्या है। तो जैसे कि पूर्व का मतलब होता है ईस्ट, पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट, उत्तर का मतलब होता है नॉर्थ, और दक्षिण का मतलब होता है साउथ। तो आपको ये बताना है कि मान लो हमारा स्कूल ये है, ये हमारा स्कूल है, तो इस स्कूल के ईस्ट में क्या है, क्या चीज़ है, उसके वेस्ट में क्या है, उसके नॉर्थ में क्या है, और साउथ में क्या है। यानी कि ईस्ट में क्या है, प्लेग्राउंड है, कोई दुकान है, या कोई पेट्रोल पंप है, कोई बुक शॉप है, क्या है। वैसे ही नॉर्थ में, वेस्ट में, साउथ में, इस तरह से आप यहाँ पे सब लिखेंगे। ये आपको खुद करना बेटा। ये आपका चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। इसको लास्ट वाले क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ये जो डायरेक्शन वाला है, तो डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे होती है बता देता हूँ मैं दोबारा से फिर से। जहाँ से सूर्य निकलता है, जहाँ से सन निकलता है, वो होती है पूर्व। कौन सी होती है, पूर्व, ये रेखा पूर्व। उसके अपोजिट जो होती है वो होती है पश्चिम। ठीक है, और अगर आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हैं, इस तरफ से इस तरफ अगर आपका फेस है, तो आपके फिर लेफ्ट हैंड की साइड होगी नॉर्थ, और राइट हैंड की साइड होगी साउथ। ठीक है बेटा, यानी कि नॉर्थ का मतलब है उत्तर और साउथ का मतलब है दक्षिण। तो बेटा ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।